नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य। स्वागत है आपका 1000 करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम कुछ प्रश्नों से करेंगे और इन प्रश्नों का संबंध आज के टॉपिक्स से है। यदि आप इन टॉपिक्स को गंभीरता से पढ़ रहे हैं तो इन सवालों के जवाब आप आसानी से दे देंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिन लोगों के जवाब बिल्कुल सही होंगे मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि सही जवाब कौन कौन से हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में इन सब के जवाब जरूर दीजिएगा। आपको जो भी लगता है सही गलत, इनमें से जो भी लगता है उनके जवाब दीजिएगा। ये परवाह मत कीजिएगा कि मेरा गलत है आंसर या सही है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से टॉपिक भी हैं। तो पहला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, इन्हीं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब की थी? 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2020 में? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मित पनडुब्बी INS वागीर का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 19 या 91? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? 63%, 73%, 83% या 53%? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा वाराणसी का सीर गोवर्धन स्थल किस महापुरुष की जन्मस्थली है? कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास या रविदास? आपने सारे विकल्प देख लिए। अब आप इन सभी प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। जिन लोगों को बाद में जवाब देना है वो सारे टॉपिक्स देखने के बाद जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब इन्हीं टॉपिक्स में छुपे हुए हैं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट अच्छे से पढ़ता हूं और मैं कमेंट्स के जवाब दूंगा और कमेंट्स में हार्ट भी दे दूंगा जो जवाब सही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की। और हाँ, यदि आपको PDF से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के पहले लिंक में जो क्लिक करके आप सारी जानकारी PDF से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आज का। आज का पहला टॉपिक है मधुमक्खी पालन को कृषि साधन का दर्जा। मधुमक्खी पालन को कृषि साधन का दर्जा। हुआ क्या है कि 10 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को भी कृषि साधन के रूप में मान्यता प्रदान की है। इससे पहले ये एक प्रकार का उद्योग था, लेकिन अब इसे एक कृषि साधन का दर्जा दे दिया गया है। तो क्या होगा कि जो अभी तक किसानों को जो लाभ मिलते थे सरकार की तरफ से, वो लाभ अब मधुमक्खी पालकों को भी मिल सकेंगे। तो अब मधुमक्खी पालन को खाद, बीज और कीटनाशक की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इससे मधुमक्खी पालन के बड़े स्तर पर प्रोत्साहन की राह खुलेगी और केंद्र सरकार शहद प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक में सहयोग उपलब्ध करा सकेगी। यानी शहद जो निकाला जाता है छत्तों से, शहद निकालने के बाद उसको प्रोसेसिंग करना होता है और मार्केट में ले जाके बेचना होता है। तो जो केंद्र सरकार है वो इसमें मदद करेगी, जिससे जो किसान हैं अपने खेतों व बागों में फसलों के साथ साथ फसलों के साथ आवश्यक मधुमक्खी बॉक्स रख सकेंगे। इससे फसल का उत्पादन के साथ साथ शहद उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक क्या है कि किसान अपने यहाँ केवल खेती करते हैं और किसान खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्योग भी कर सके, छोटे छोटे उद्योग में, जैसे कि पशुपालन और मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इनको सरकार बढ़ावा देना चाहती है। कि सरकार चाहती है कि किसान अपने जो कृषि कार्य में ये कार्य भी जोड़ सके। तो इसके लिए केंद्र सरकार बढ़ावा देने हेतु मधुमक्खी बॉक्स रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और शहद का उत्पादन बढ़ने के साथ इसका निर्यात भी बढ़ेगा। और वित्त वर्ष 2021-22 में देश में 1221 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो कीमत का
74,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा शहद का निर्यात हुआ है, और जिसका विवरण निम्न है। यानी देश से 74,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा शहद का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में हुआ है। तो हमें ये जानना होगा कि कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन और निर्यात किया है। तो यदि उत्पादन के मामले में देखा जाए तो इस मामले में हमारा यूपी प्रथम है। उत्पादन के मामले में मैं फिर से कहूँगा कि उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है, क्योंकि यूपी ने 22,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन 2021-22 में किया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने लगभग 20,000 मीट्रिक टन, पंजाब ने लगभग 17,000 मीट्रिक टन और बिहार ने 16,000 मीट्रिक टन और साथ ही राजस्थान ने 11,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन 2021-22 में किया था। इसके बाद यूपी देश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन कर रहा है। देश में कुल शहद उत्पादन का 18% शेयर यूपी का है। 18%, कुल देश में जितना शहद का उत्पादन होता है उसका 18% यूपी में होता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार जैसे राज्य आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन तो सबसे ज़्यादा यूपी करता है, लेकिन निर्यात के मामले में सबसे आगे हरियाणा है। हरियाणा भले हमसे बहुत कम उत्पादन करता है, लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा वो करता है। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि उत्पादन तो उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन उपभोग भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। जितना हम लोग उत्पादन करते हैं वो उपभोग देश के अंदर ही हो जाता है, उसका बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। एक्सपोर्ट के मामले में हरियाणा सबसे आगे है। तो आपने देखा कि शहद उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है और सरकार की योजना क्या है। सरकार मधुमक्खी पालन को कृषि साधन के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है स्वामित्व योजना से संबंधित। स्वामित्व योजना, तो क्या है स्वामित्व योजना? देखिए, हाल ही में स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 5 तहसीलों के 173 गाँव, 5 तहसीलों, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 173 गाँवों को अधिसूचित किया गया है और इन गाँवों की संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। क्या बांटा जाएगा? संपत्ति कार्ड। जबकि इससे पूर्व अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 74, उत्तराखंड के 50, कर्नाटक के 2 गांवों के नागरिकों को संपत्ति कार्ड वितरण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये स्वामित्व योजना में अभी हाल ही में क्या हुआ है, यानी अलीगढ़ में ये हुआ है, चर्चा में रहा है। तो देख लेते हैं योजना क्या है, क्योंकि योजना के बारे में आपको जानना जरूरी है। योजना में स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी कि जो गांव क्षेत्रों का सर्वे करके एक इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी मैपिंग की जाएगी और मैपिंग करने के बाद संपत्तियों का एक मैपिंग में एक विशेष तरह का खाका तैयार किया जाएगा और प्रत्येक संपत्ति को एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाएगा उनके मालिकाना हक को जताने के लिए। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाओं की शुरुआत अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हालांकि आईएएस के एग्जाम्स में भी कथन में रख दिया जाता है, कभी गलत कथन के रूप में भी रखा जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत है 2020 में हुई थी स्वामित्व योजना की। और पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये योजना किसने शुरू की है? किस मंत्रालय ने शुरू की है? पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकाना हक को अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराना है। शायद अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था, किस मंत्रालय ने की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। ऐसे ही सवाल आईएएस और पीसीएस में पूछे जाते हैं, कथन के रूप में, घुमा फिरा कर सही गलत के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए पहले फिर से देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। शुरुआत हुई है 24 अप्रैल 2020 को और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड
उपलब्ध कराना है। और लक्ष्य क्या है? इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा और इन सभी राज्यों में ड्रोन सर्वेक्षण करके डिजिटल संपत्ति का कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये रहा आपका। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्ड को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसे घरौनी कहा जाता है, खेतों का जो कार्ड बनता है उसे खतौनी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और जो इसका कार्ड है तो उत्तर प्रदेश में इसे घरौनी कहा जाता है, हरियाणा में इसे टाइटल डीड कहा जाता है और मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख। तो ये जो है ना आपने स्वामित्व कार्ड के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है INS वागीर। INS वागीर नाम से ही पता चल रहा है कि ये नौसेना का कोई हथियार है या नौसेना का कोई युद्धपोत है या नौसेना का कोई जहाज़ है। तो बस हमें यही जानना है कि INS वागीर असलियत में है क्या। तो इसके अलावा ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, ये दो बातें मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको सीधे नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है। एक जहाज़ है, एक पनडुब्बी है, एक युद्धपोत है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। इसे भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के 5वीं पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है। क्या है ये? पनडुब्बी है। आपको पहली लाइन में इसका जवाब मिल गया कि INS वागीर एक पनडुब्बी है, एक 5वीं पनडुब्बी है। किस प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट 75 का। इतना ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रह सकें। तो जो INS वागीर है इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत प्रणोदक प्रणाली, हथियार एवं संवेदी उपकरणों की जांच की जाएगी और परीक्षणों के पूरा हो जाने पर इस साल के अंत में इस पनडुब्बी को भारतीय सेना को आपूर्ति करने की योजना है। यानी कि इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को इसे सौंप दिया जाएगा इसका पूरा परीक्षण करने के बाद। और फिर इस पनडुब्बी को बेड़े में शामिल करने के बाद यह INS वागीर के नाम से जानी जाएगी। हालांकि परीक्षण के पहले इसका नाम घोषित नहीं किया जाता है, परीक्षण के बाद ही इसे INS वागीर कहा जाएगा। इसके अलावा जो इसका निर्माण है वो किसने किया है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं उन्होंने किया हुआ है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है तो प्रोजेक्ट 75 भी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। यानी एक प्रोजेक्ट 75 चालू किया गया था, इसमें से ये निर्धारित किया गया था कि इसमें 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, वो भी स्कॉर्पियन डिजाइन की होंगी। इनमें से 4 पनडुब्बियाँ जो कि पहले परीक्षण करके भारतीय नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं, वो कौन कौन सी थी? कलवरी, खांडेरी, करंज और वेला। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज और INS वेला ये पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। अब बाकी जो 2 बची हैं, एक INS वागीर बची है और दूसरी INS वागसीर बची हुई है। तो INS वागीर, ये जो वागीर है इसका परीक्षण चल रहा है और इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली से लैस 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है और वर्ष 2007 में स्वीकृत। ये प्रोजेक्ट 75 कब शुरू किया गया था? वर्ष 2007 में। स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। 30 वर्ष का प्लान किया गया था कि 30 वर्ष में 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। तो आपने जाना प्रोजेक्ट 75 के बारे में और इसके तहत बन रही पनडुब्बियों के बारे में, जो 6 पनडुब्बियाँ बन रही हैं, और इसकी 5वीं पनडुब्बी INS वागीर के बारे में भी आपने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत का वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य। इस पर सवाल अक्सर बनते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि हमारे देश में जो ऊर्जा बन रही है वो किस किस क्षेत्र से कितनी कितनी बन रही है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो नवीकरणीय साधन से कितनी बन रही है, अनवीकरणीय साधन से कितनी बन रही है और अनवीकरणीय साधनों में किस साधन से कितनी ऊर्जा बन रही है, ये हम जानेंगे। तो वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.5 लाख मेगावाट से अधिक है। 3.5 लाख मेगावाट का उत्पादन भारत में हो रहा है और राज्य सरकारों की उत्पादन क्षमता 80,677 मेगावाट है। राज्य सरकार टोटल कितना उत्पादन कर रहे हैं? 80,677 मेगावाट। और केंद्र सरकार कितना उत्पादन कर रहा है?
जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं उनका योगदान 1 करोड़ लगभग 10 मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, देखिए फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय कंपनियों का योगदान कितना है? इसमें केंद्रीय कंपनियों का योगदान 1,03,058 मेगावाट है। कितना? 1,03,058 मेगावाट। और निजी क्षेत्र की कंपनियां, जो विद्युत उत्पादन करती हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। वो कितना उत्पादन कर रही हैं? 1,47,125 मेगावाट। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी जो उत्पादन इकाइयां हैं ये कुल कितना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रही हैं। और देश के कुल विद्युत उत्पादन में थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी, थर्मल ऊर्जा यानी कोयले से कोयला जलाकर पहले जल को भाप में बदला जाता है, पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से टरबाइन घुमाया जाता है, तो इसे थर्मल ऊर्जा कहते हैं। तो थर्मल ऊर्जा से कितनी विद्युत उत्पादन हो रहा है? तो ये 73%, कुल विद्युत उत्पादन का 73%, 2,57,528 मेगावाट ऊर्जा थर्मल ऊर्जा से बनती है, जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 37,414 मेगावाट है। जल विद्युत, अरे वही जो मतलब बहते हुए जल से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा फिलहाल भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं? तो 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावाट है। हमारे देश में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं और उनसे कितनी ऊर्जा बनती है? 6,780 मेगावाट। और देश में 44,217 मेगावाट से अधिक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो योगदान है वो कितना कम है। केवल 44,217 मेगावाट ही हम नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा बनाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे देश में ऊर्जा का परिदृश्य कैसा है, कहाँ कहाँ से कितनी ऊर्जा बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मारबर्ग वायरस रोग। तो बहुत सारे रोग, नए नए रोग चर्चा में आ रहे हैं, तो इसी में से एक मारबर्ग वायरस रोग भी है। जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घाना में, किस देश में? घाना में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अभी सीधे सीधे सवाल आपसे आएगा कि मारबर्ग वायरस रोग चर्चा में रहा है, ये किस देश से संबंधित है? ये घाना में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामलों को दर्ज किया गया था। और यह इबोला जैसा रोग है। ये किस तरह का रोग है? जैसे एक इबोला रोग फैला था, बिल्कुल वैसा ही रोग है। और इसमें प्रारंभिक जो विश्लेषण हुए हैं, इसमें घाना के दक्षिणी क्षेत्र के 2 मरीजों के नमूने लिए गए थे और दोनों मरीजों की मौत हो गई। इतना खतरनाक है कि दोनों के दोनों मरीज मर चुके हैं। और मारबर्ग जो वायरस है, इस वायरस के रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। यह वायरस चमगादड़ों के माध्यम से लोगों में फैलता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में या उसकी सतहों से या शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आ जाए तो लोगों में आसानी से संचरण हो जाता है। यानी कि ये जो संक्रमण है बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत किसी भी प्रकार का कांटेक्ट हो जाए तो संक्रमण फैल जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? इसमें अंगोला, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में भी मारबर्ग वायरस रोग की सूचना मिली है। और इस वायरस रोग के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं विकसित हुआ है। मरीजों को मौखिक या अंतःस्रावी तरल पदार्थ के साथ पुनर्जलीकरण के माध्यम से इलाज किया, यानी कि बहुत तेज़ी से शरीर में निर्जलीकरण हो रहा है तो उसको जल्दी से डिहाइड्रेट करके उनका किसी तरीके से इलाज किया जा रहा है। कोई दवा तो है नहीं, तो ऐसे ही इलाज किया जा रहा है। आपको मेनली बस ये याद रखना है कि किस देश में, अफ्रीकी कुछ देशों में इसको पाया गया है और मेन रूप से घाना में WHO ने इसको पाया था, ट्रेस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक राम वन गमन पथमार्ग से संबंधित है। राम वन गमन पथमार्ग यानी राम जिस रास्ते से वन की ओर गए थे उस रास्ते को विकसित किया जा रहा है, ये वही है। तो जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में 177 किलोमीटर लंबे 4 लेन राम वन गमन पथमार्ग के निर्माण का उद्घाटन किया, जिसकी संभावित लागत है वो 4,319 करोड़ रुपए है। अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा भगवान राम द्वारा 14 वर्षों में पूरी की गई थी। इसमें से
248 प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है जहां राम जी ने या तो विश्राम किया था या फिर उन स्थलों से राम जी का कोई रिश्ता है, श्री राम का कोई रिश्ता है। तो उन्हीं स्थलों को विकसित करने के लिए वर्ष 2015 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राम सर्किट विकसित किया था और जो धार्मिक रूप से श्री राम की वन यात्रा का वर्णन करते हैं। ये जो जितने भी स्थल हैं वो श्री राम की वन यात्रा का वर्णन करते हैं। तो यूपी के कौन कौन से स्थल हैं जो राम वन गमन पथ मार्ग में पड़ रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो राम जो वन गमन पथ मार्ग है उसमें आने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल है तमसा नदी, जो अयोध्या के किनारे है, अयोध्या के पास में है, अयोध्या के किनारे नहीं, अयोध्या के पास में ही है। और श्रृंगवेरपुरम, ये सिंगरौर, ये गोमती नदी पार करके आप जो प्रयागराज की ओर बढ़ते हैं तब रास्ते में मिलता है श्रृंगवेरपुर, और इलाहाबाद से लगभग 20-22 किलोमीटर, यानी प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है कुरई, कुरई जो है वह इलाहाबाद और सिंगरौर के निकट में पड़ता है। और अगला है प्रयाग, प्रयाग तो आप जानते ही हैं इलाहाबाद में, कुरई से आगे रामप्रयाग। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है चित्रकूट, चित्रकूट तो फेमस ही है राम जी के जो ठहरने के स्थल के बारे में। श्री राम जब अयोध्या से आगे गए थे तो वो चित्रकूट में ही सबसे ज़्यादा दिन तक ठहरे हुए थे, तो ये चित्रकूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सीर गोवर्धन। कौन सा टॉपिक है? सीर गोवर्धन। अभी ये स्थल काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों का आना जाना रहा इस स्थल पे, और ये एक महापुरुष की जन्मस्थली है और ये महापुरुष एक विशेष जाति वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए वोटरों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी नेताओं का यहाँ पर आना जाना रहा है, तो ये चर्चा में आ गया। तो जानते हैं सीर गोवर्धन के बारे में। सीर गोवर्धन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। संत रविदास जी की जन्मस्थली है। किसकी? संत रविदास जी की। और जहाँ 16 फरवरी 2022 को उनकी जयंती, 16 फरवरी 2022 को रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ कई बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए चर्चा में आ गया। तो हम थोड़ा सा रविदास जी के बारे में जान लेते हैं। ये कई बार ऐसा हुआ है कि IAS और PCS के एग्जाम्स में कई महत्वपूर्ण जो महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। तो अभी चर्चा में रविदास जी हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संत कबीरदास जी के समकालीन थे भगत रविदास, एक प्रसिद्ध संत थे। उन्हें भक्ति आंदोलन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में, वाराणसी में है ये स्थान, वहाँ पर हुआ था। और गुरु रविदास के लिखे जो छंद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इसके अलावा रविदास जी को रविदासिया धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने जाना रविदास जी के बारे में और उनके जन्मस्थली के बारे में, सीर गोवर्धन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है INS निर्देशक। INS निर्देशक, चूँकि हम INS से ही समझ जाते हैं कि ये नेवल यानी नौसेना से संबंधित है। तो नौसेना से संबंधित क्या है ये भी देख लेते हैं। मई 2022 में भारतीय नौसेना का नवनिर्मित INS निर्देशक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। और यह भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण वेसल, ये एक प्रकार का वेसल है और ऐसे 3 और बनाए गए थे। कुल 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा है ये। और इसे किसने विकसित किया है? L&T, लार्सन एंड टुब्रो ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा, L&T, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ये क्या है? ये एक वेसल है जो कि गश्ती जहाज के रूप में काम करता है, यानी गश्त लगाने का काम करता है समुद्र में। और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ और 14 समुद्री मील की क्रूज गति के साथ संचालित हो सकता है। ये ऐसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। और यह एक जहाज, ये जो जहाज है एक हेलीकॉप्टर के साथ 4 सर्वेक्षण मोटर बोट ले जाने में सक्षम है। यानी इस पूरे वेसल में एक हेलीकॉप्टर रखा जा सकता है और उसमें भी छोटी छोटी जो बोट नहीं होती हैं जिनमें सर्वेक्षण किया जाता है उनको हम मोटर बोट कहते हैं, वो भी उसमें रखी जा सकती हैं। इसकी प्राथमिक भूमिका नौवहन चैनलों और बंदरगाहों के गहरे पानी और तटीय संरक्षण करना है। मतलब कि आपने जो देखा होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक चैनल है, इसके अलावा बहुत से अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं उनके बीच में कुछ चैनल पड़ते हैं और लक्षद्वीप के कई द्वीपों के बीच में जो चैनल पड़ते हैं उनके बीच निगरानी करने का काम इस वेसल का काम है, INS निर्देशक का। तो इन जहाज़ों का उपयोग नागरिक और रक्षा अनुप्रयोगों, भूभौतिकी और समुद्र संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये आपने जाना INS निर्देशक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लॉकडोंग हल्दी।
लॉकडाउन हल्दी अक्सर कुछ प्रमुख उत्पाद चर्चा में आ जाते हैं जिन्हें जीआई टैग मिलता है या वो अचानक से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उन्हीं में से है लॉकडाउन हल्दी। लॉकडाउन हल्दी जो है फरवरी 2022 में मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स में ड्रोन आधारित पेलोड डिलीवरी सेवा का परीक्षण किया गया। लॉकडाउन हल्दी के लिए ड्रोन आधारित डिलीवरी, यानी ड्रोन में पूरा का पूरा जो माल है वो ढोया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है कि यह परीक्षण लॉकडाउन हल्दी के किसानों को परिवहन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के उपायों के क्रम में किया गया है। भाई लॉकडाउन हल्दी को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि या कहीं खेतों से बाजार तक ले जाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसमें ड्रोन का परीक्षण किया गया कि ड्रोन के सहारे इनको ले जाया जाए। तो हम देखते हैं कि लॉकडाउन हल्दी है क्या। लॉकडाउन हल्दी जो हल्दी है वो मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स की लॉकडाउन हल्दी दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी की किस्मों में से एक है। जो दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी होती हैं उनमें से लॉकडाउन हल्दी भी एक है, और जिसमें सबसे अधिक करक्यूमिन 7 से 9% पाया जाता है, जबकि अन्य हल्दियों में केवल ये 3% ही पाया जाता है, 3% से कम ही पाया जाता है। और जो ये हल्दी है, हल्दी की इस किस्म की खेती जिले की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गेम चेंजर बन सकती है। यानी कि मेघालय की जो जयंतिया जिला है उसमें तेज़ी से बदलाव आ सकता है यदि इस हल्दी को बूस्ट मिला तो उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया की 78% हल्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 78% हल्दी केवल भारत में उगाई जाती है, उत्पादन होता है। और 2018-19 में हल्दी का उत्पादन 389,000 टन था, जिसका क्षेत्रफल और उत्पादकता क्रमशः 246,000 हेक्टेयर और 5,646.34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। तो ये आपने जाना लॉकडाउन हल्दी के बारे में। कहाँ उगाई जाती है? मेघालय के जयंतिया जिले में, ये जयंतिया जो गाँव है वहाँ पर उगाई जाती है, और इसमें ड्रोन आधारित इसका परिवहन करने का परीक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक है ग्राम स्वराज अभियान। क्या है ग्राम स्वराज अभियान? हुआ यह है कि कैबिनेट ने 5,911 करोड़ की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि को अब बढ़ा दिया है 2026 तक के लिए, यानी ये परियोजना अब 2026 तक आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी ये भी देखेंगे, और ये किससे संबंधित है ये भी देखेंगे। इस योजना के जरिए 2.78 लाख पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर लाख होगा, 2.78 लाख पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी और गांवों के विकास में तेजी आएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाया जाएगा। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ये महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए कि ग्राम स्वराज अभियान कब शुरुआत की गई थी? 2018 में। और किस मंत्रालय ने शुरुआत किया था? तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक के लिए चलाया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है 2026 तक। ये भी आपको याद रखना है। कार्यान्वयन जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस मंत्रालय ने शुरू किया था? पंचायती राज मंत्रालय ने। और इससे पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो अंतर है उसको कम करने के लिए ये योजना बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। और इसके लिए जो फंड प्रदान किया जाएगा, इस फंड से पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की मदद से क्षमता का विकास किया जाएगा। जो पंचायती राज के संस्थान हैं उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो भी अपने काम में उन्नत कर सकें। और इस योजना में 2025-26 तक 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये आपने जाना ग्राम स्वराज अभियान के बारे में, जिसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। वो पंचायती राज संस्था के कर्मचारियों को आगे प्रोन्नत करने के लिए, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये रहा ग्राम स्वराज अभियान। यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी सवालों के जवाब जरूर दीजिए। मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद।